उत्तरकाशी के राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी की टैबलेट योजना के तहत 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं के बीच बांटा गया टैबलेट। सभी छात्र छात्राओं में खुशी की लहर। गोरखा राइफल्स के हवलदार और देहरादून के अनारवाला निवासी प्रदीप थापा नागालैंड में वीरगति को हुए प्राप्त। सीएम धामी ने हवलदार प्रदीप थापा को दी श्रद्धांजलि। बलिदानी का सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। नैनीताल के सुयाल बाड़ी के जवाहर नवोदय विद्यालय गंगरकोट में कोरोना वायरस की चपेट में आए 85 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से शुरू की गई निःशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना का कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने किया शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री ने 25 छात्र छात्राओं को बांटे मोबाइल और टैबलेट। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। उत्तरकाशी जनपद में चिन्या लिसौड़ ब्लॉक के सभी राजकीय इंटर कॉलेज के 10वीं से 12वीं के बच्चों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से निःशुल्क टैबलेट वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान यमुनोत्री विधायक के प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट बांटा गया। वहीं सीएम धामी के इस योजना से सभी छात्र छात्राओं में खुशी देखी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोरखा राइफल्स के हवलदार और देहरादून के अनारवाला निवासी प्रदीप थापा नागालैंड में वीरगति को प्राप्त हुए। बता दें कि शुक्रवार को ड्यूटी के दौरान वो वीरगति को प्राप्त हुए। रविवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनारवाला गुच्चू पानी देहरादून पहुंचकर बलिदानी हवलदार प्रदीप थापा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही सीएम धामी ने उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल होते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात कर अपनी शोक संवेदनाएं भी साझा की। उन्होंने कहा कि ईश्वर शोकाकुल परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही सीएम ने कहा कि हवलदार प्रदीप थापा के बलिदान को हम सब नमन करते हैं। उत्तराखंड सरकार बलिदानी के परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और अन्य लोग भी मौजूद रहे। नैनीताल के सुयाल बाड़ी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय गंगरकोट के 85 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। एक साथ इतने बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। इसके अलावा जो बच्चे नेगेटिव मिले हैं उन्हें घर भेज दिया गया है। खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया और 496 सैंपल लिए, जिसमें 85 बच्चे पॉजिटिव आए। सहयोगी कृष्णा और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा, ऐसे ही संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है जिसको लेकर लोगों में अब डर का माहौल भी बनता दिख रहा है, लेकिन बच्चों के संक्रमित होने का ये मामला सामने आया है, वो भी एक दो नहीं, 85 बच्चे एक स्कूल के संक्रमित हुए हैं। पूरी जानकारी चाहेंगे इस बारे में। बिल्कुल, देखिए दीपक, उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हमको एक्टिव दिख रहा है। रोजाना वो उत्तराखंड के प्रत्येक स्कूल में कैंप लगा रहा है, जिस कैंप में वो कोरोना की टेस्टिंग हर एक बच्चे की कर रहे हैं। जिसके तहत नैनीताल के जवाहर नवोदय विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया था और वहाँ के लगभग 500 बच्चों की जो है कोरोना टेस्ट के सैंपल लिए गए थे, जिनमें 85 बच्चे जो है एक साथ पॉजिटिव पाए गए, जिसमें पूरे स्वास्थ्य विभाग में और नैनीताल जिले में हड़कंप मची है। क्योंकि बच्चों भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं, तो आगे जाके सोच सकते होंगे आप कि कोरोना किस तरीके से उत्तराखंड में फैल रहा है। इसके
संक्रमण अभी से उत्तराखंड में फैलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो कल शाम की जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 118 मामले आए थे, जो काफी दिनों बाद देखने को मिले, जिसमें सबसे अधिक जो है राजधानी देहरादून में मिले थे। अगर हम बात करें पिछले साल कोरोना संक्रमण की, तो देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल, ये 4 जिले कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए थे। पूरे प्रदेश में जो सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले थे वो इन 4 जिलों में ही आ रहे थे, जो एक बार फिर से हमको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है पूरा का पूरा एक्टिव है, चाहे हम उत्तराखंड के बॉर्डर की बात करें, चाहे हम जिले स्तर पे बात करें। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ट्रैकिंग अभियान जो है वो पूरा का पूरा चलाया जा रहा है। हर एक प्रत्येक व्यक्ति की कोरोना की जांच करी जा रही है और उसको देखा जा रहा है सैंपल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि इन बच्चों को भी आइसोलेट कर दिया गया है। अब निगरानी में जो है स्वास्थ्य विभाग पूरे स्कूल को रखा हुआ है। जो बच्चे नेगेटिव आए थे उनको सुरक्षा के लिहाज से घर भेज दिया गया है। दीपक, बिल्कुल। और आगे स्कूलों में इस तरह का कोई खतरा ना हो, इसके लिए कोई कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है वो गाइडलाइन समय समय पर जारी कर रहे हैं और स्कूल को भी चेतावनी दे रहे हैं। स्कूल प्रशासन को भी साफ बोला जा रहा है कि बच्चे में अगर जरा से बुखार के संक्रमण आपको दिख रहे हैं तो आप बच्चे को क्लास में नहीं बैठाएंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सर्दियों की भी स्कूलों में छुट्टी पड़ी हुई, इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरा का पूरा एक्टिव हमको दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि एक्टिव वो कब तक रहता है और कितना संक्रमण उत्तराखंड में फैलने से रोक पाता है। तो स्थिति पर नजर बनाए रखें कृष्णा। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे बाजपुर पहुंचे, जहां राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से शुरू की गई निःशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना का कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने 25 छात्र छात्राओं को मोबाइल और टैबलेट वितरित किए। बता दें कि सीएम धामी की तरफ से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने में हो रही परेशानी को देखते हुए निःशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना का देहरादून में शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में बाजपुर के इंटर कॉलेज में कैबिनेट मंत्री की तरफ से चलाई गई योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने के दौरान हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए योजना की शुरुआत की है। आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। यहाँ पर मुख्यमंत्री घोफरा योजना के तहत उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो मेधावी बच्चे हैं, हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को आज निःशुल्क टैबलेट वितरण मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत आज किया गया। मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जो उत्तराखंड प्रदेश के अभिभावकों की बच्चों की मांग रही है, कोविड काल में जो ऑनलाइन एजुकेशन चालू हुआ, कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों की एक दिक्कत रही कि ऑनलाइन एजुकेशन में दिक्कतें आती थी। उसी के तहत हमारी सरकार ने उन बच्चों को सुविधा दिया है। तो आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। यहाँ पर उत्तराखंड के बनबसा में सशस्त्र सीमा बल ने लोगों और पशुओं के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। एसएसबी की 57वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल की तरफ से नागरिक कल्याण कार्यक्रमों के तहत लोगों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आकर इस चिकित्सा शिविर का लाभ उठाया। ग्रामीणों को कृषि उपकरण और खेलकूद की सामग्री भी इस दौरान वितरित की गई। चिकित्सा शिविर में सैकड़ों लोगों को निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श और दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। शिविर में नागरिक चिकित्सा के तहत 200 लोगों और पशु चिकित्सा के तहत 150 लोगों को निःशुल्क दवाई बांटी गई। इसके साथ ही 50 सीमावर्ती गरीब किसानों को फावड़ा, दरांती, खुरपी, गैती, हसुआ, कृषि यंत्र निःशुल्क बांटे गए। उत्तराखंड के बाजपुर में नगरपालिका के कर्मचारियों ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी रहे जगदीश चंद्र का स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया। इस दौरान नगरपालिका के कर्मचारियों ने अधिशासी अधिकारी जगदीश चंद्र को फूलमाला और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। नगरपालिका कर्मचारियों ने पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह और समस्त सभासदों को भी सम्मानित किया। इस बीच कर्मचारियों ने कहा कि नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी जगदीश चंद्र ने अपने कार्यकाल में सदैव नगरपालिका और कर्मचारियों के हित के लिए कार्य किए हैं। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा
कि जनपद में जिन अधिकारियों को 3 से 5 साल लगातार कार्य कर रहे थे, उनको जो है निर्वाचन के आदेशानुसार लगभग 10 अधिशासी अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा स्थानांतरण रानीखेत किया गया। आज हमारे सभी कार्यालय और सफाई कर्मचारियों की ओर से बधाई स्वरूप और विदाई दी गई है मुझे। हमारे आज जो पूर्व अधिशासी अधिकारी थे जगदीश चंद्रा जी, उनका विदाई समारोह रखा गया था नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा। आज समस्त बोर्ड हमारे साथ उपस्थित था और इनका अच्छा कार्यकाल रहा। 2.5 साल उन्होंने हमारे बीच में काटे, अच्छा कार्यकाल रहा और उसी के लिए समस्त बोर्ड, समस्त कर्मचारी गणों द्वारा उनको जो है विदाई समारोह में हार्दिक शुभकामनाएं दी गई और ये कामना की गई ईश्वर उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। अधिशासी अधिकारी को हमारे सारे कर्मचारियों ने बहुत ही उनसे प्रसन्न थे और उनको बुलाकर यहाँ नगर पालिका में चेयरमैन साहब और पूरे मेंबर सभासदों ने सब ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनकी विदाई की है और सभी उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और अधिशासी अधिकारी महोदय बहुत प्रसन्न है इस बात से। आज तक यहाँ नगर पालिका में किसी भी अधिशासी अधिकारी की इस तरीके से विदाई नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने नगर पालिका कर्मचारियों के लिए बहुत काम किए हैं। उससे प्रसन्न होकर सारे कर्मचारियों ने उनको विदाई दी है और बहुत बहुत उनका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के दिनेशपुर के खुदीराम बोस मिनी स्टेडियम में जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सभी राज्य के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। प्री क्वार्टर मैच के साथ हुए उसके बाद क्वार्टर फाइनल बालक वर्ग में राजस्थान की टीम ने महाराष्ट्र को पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। छत्तीसगढ़ की टीम ने तेलंगाना को, हरियाणा की टीम ने तमिलनाडु को और उत्तराखंड की टीम ने दिल्ली को हराया। इसी तरह बालिका वर्ग में हरियाणा की टीम ने भारतीय खेल प्राधिकरण की टीम को, उत्तर प्रदेश की टीम ने बिहार को, दिल्ली की टीम ने उत्तराखंड को और तमिलनाडु की टीम ने पंजाब को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में राजस्थान की टीम ने छत्तीसगढ़ को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। उसके बाद हरियाणा की टीम ने उत्तराखंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। बालिका वर्ग के सेमीफाइनल मैच में हरियाणा ने उत्तर प्रदेश को, दूसरे सेमीफाइनल में तमिलनाडु ने फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मैच में हरियाणा और राजस्थान के मध्य रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें हरियाणा की टीम ने 32 अंक से चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा किया। बालिका वर्ग के फाइनल में हरियाणा और तमिलनाडु के मध्य कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें हरियाणा की टीम ने तमिलनाडु को 5 अंकों से पराजित किया। एक हमारे लिए, पूरे दिनेशपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि उनके माध्यम से, आदरणीय अरविंद पांडे जी के माध्यम से इस दिनेशपुर को एक इतिहास लिखने का मौका मिला और इतिहास के साक्षी आप लोग बने। बड़ा गर्व की बात है कि पूरे नेशनल गेम जो पूरे भारतवर्ष का खिलाड़ी अंडर 16 के यहाँ दिनेशपुर पहुँचे और उनका मेजबानी करने का सौभाग्य दिनेशपुर को मिला। और यहाँ पे जो खेल के दर्शक हर गांव से यहाँ पे आ रहे हैं और खेल का आनंद ले रहे हैं। और मैं इस टूर्नामेंट का श्रेय हमारे देश के यशस्वी, हमारे प्रदेश के यशस्वी शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी को देना चाहूँगा। चैंपियनशिप है और 26 प्रदेशों से बालक बालिकाओं की टीम आई थी। 26 टीमें, 26 प्रदेशों की टीम आई हैं जो मेरी जानकारी में है। और मैं सबको इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं सबको शुभकामना देता हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कई टीमें यहां जीती हैं, उनको बधाई। जो किसी कारण नहीं जीत पाई, उनको ये सोचना चाहिए कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। ये अंतिम मैच नहीं है, जीवन में बहुत से मैच आएंगे। जिसको आज अपनी जो कमियां हुई हैं, जिसकी वजह से हम हारे, उनको याद करके आगे सीख लेते हुए अगले चैंपियनशिप में वो जीतें, मैं उनको शुभकामना देता हूं, बधाई दूंगा। अगली खबर कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस काशीपुर में 2022 के शुभागमन पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल एडवोकेट ने क्षेत्र भर में जनसंपर्क कर जनता को शुभकामनाएं दी। इस दौरान संदीप सहगल मुख्य बाजार के साथ ही क्षेत्र में कई स्थानों, घरों और दुकानों पर भी पहुंचे और नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य और देश प्रदेश की खुशहाली और उन्नति की कामना की। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि साल 2022 काशीपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए शांति और सुख समृद्धि का संदेश लाए, यही कामना है।
जो कार्यक्रम है 2022 का ये आगाज़ है, शुभारंभ है। हम सभी लोग ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि 2022 काशीपुर विधानसभा के लिए, उत्तराखंड प्रदेश के लिए सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर आए। 2021 में हम सभी लोग कोरोना से बहुत पीड़ित रहे, ऐसी महामारी अब कभी भी देश में ना आए। काशीपुर के सम्मानित नगरवासियों को, उत्तराखंड क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, दिल से बधाई देता हूं कि हम सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि इस शहर में और इस प्रदेश। उत्तराखंड के काशीपुर में मिसेज फिट की प्रतियोगिता जीतने वाली प्रतिभागी पुलिसकर्मी संगीता छाबड़ा को सम्मानित किया गया। बता दें कि बीते दिनों नोएडा में मिसेज इंडिया किंग्स ऑफ मिसेज की ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें काशीपुर के रहने वाली संगीता छाबड़ा ने भी भाग लिया, जिसमें उत्तराखंड पुलिस की वेट लिफ्टर कोच संगीता छाबड़ा ने मिसेज फिट की प्रतियोगिता जीतकर उत्तराखंड पुलिस को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। संगीता छाबड़ा को काशीपुर पहुंचने पर अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधिकारियों की तरफ से सम्मानित किया गया। मैं अपने विभाग का और के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और MIHQ का भी, जिन्होंने मुझे ये सुंदर मौका दिया ब्यूटी पेजेंट का, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। वेट लिफ्टिंग और पुलिस, ये दोनों ही अपने आप में इस पेजेंट से जुड़े हुए थे, क्योंकि जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक आप अपने आप को आप ग्रो अप नहीं कर सकते। और रही बात स्पोर्ट्स की, तो वेट लिफ्टिंग में होने के साथ में रहने के साथ मैं फिट थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना पुलिस की छवि को चेंज किया जाए। उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत महिला कांस्टेबल जो कि वेट लिफ्टर कोच हैं हमारे विभाग की, और जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स में अलग अलग खेलों में हमारे आरक्षी, सब इंस्पेक्टर कई प्रतियोगिताओं में बड़े बड़े पदक जो हैं इन्होंने प्राप्त किए हैं, और लगातार प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते हैं। और इसी क्षेत्र में उत्तराखंड पुलिस का जो है खेल के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नाम है। और इसी क्रम में श्रीमती संगीता छाबड़ा जो कि हमारे विभाग में कर्मी है, इन्होंने नोएडा में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर प्राइज़ जीते, दो, एक मिसेज फिट का और एक MIQH का। तो इसमें जैसे इनके द्वारा बताया गया कि सौंदर्य प्रतियोगिता के अलावा कुछ क्विज जो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि उनकी जो तार्किक शक्ति है, समाज के प्रति, देश के प्रति और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित भी कई प्रश्न इनसे पूछे गए थे। नए साल के पहले दिन पहाड़ों की रानी मसूरी में सैलानियों का जमावड़ा देखा गया। बता दें कि नए साल का जश्न मनाने के लिए दूर दूर से पर्यटक मसूरी आए। मसूरी में दिन भर पर्यटकों की रौनक देखने को मिली। मसूरी में उत्तराखंड की सांस्कृतिक डांस का भी जगह जगह आयोजन किया गया था। वहीं देश विदेश से आए पर्यटकों ने उत्तराखंड के संस्कृति और डीजे के गानों के साथ जमकर नया साल का जश्न मनाया। पुलिस ने मसूरी में यातायात व्यवस्था के सुचारू के लिए एक्शन प्लान तैयार किया था। उनको अवेयर वहीं से देहरादून से जब निकल रहे थे, जगह जगह चेकिंग पे ही इन्फॉर्म किया गया था कि वो मास्क लगाएं। और शाम को पुलिस की तरफ से, नगरपालिका की तरफ से और प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट कंटिन्यू जारी किए गए थे, और जिन लोगों ने उल्लंघन करने की कोशिश भी की थी उनके चालान भी पुलिस ने किए हैं। तो पुलिस की तरफ से लगातार सख्ती जारी है और लोगों ने काफ़ी संख्या में मास्क पहन के ही वो इस्तेमाल किया था। नाइट कर्फ्यू के जो नॉर्म्स सिंपली हैं, 11 o'clock के बाद नाइट कर्फ्यू गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है, तो पुलिस उसका बड़ा सख्ती से पालन कर रही है। कल उन्होंने 11 बजे के बाद सब लोगों को घर पर जाने के लिए और घर के अंदर बंद रहने के लिए किए हैं और कार्रवाई इस पर की गई है। नाइट कर्फ्यू इम्पोज करा रही है। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट जाने के लिए प्रवेश द्वार पर पर्यटकों की तरफ से जॉर्ज एवरेस्ट जाने को लेकर बैरियर कर्मी और स्थानीय दुकानदारों के बीच विवाद हो गया। पर्यटक और दुकानदार के बीच विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान पर्यटकों ने स्थानीय दुकानदार, महिला और बैरियर कर्मी को पीटा, जिसमें वो घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पर्यटक नशे में धुत थे। पर्यटकों ने महिला दुकानदार के दुकान में रखे सामान और आसपास रखे दोपहिया वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। दरअसल भी ड्यूटी है और दरअसल पे ड्यूटी होने के बाद गाड़ी ऊपर जाने नहीं देते, मतलब इसी के लिए रोका हम लोगों ने गाड़ी को जी। आके 10-12 लोग थे गाड़ी में, तो आके हम लोग अंदर आ गए, क्या बहस करनी रोज रोज किसी के साथ।
हम लोग हमारी वहाँ पे एक छोटी सी दुकान है। अंदर आके उन लोगों ने मेरे बच्चों के, मेरे पति के सबके साथ कपड़े फाड़ के गले में चिपट के मेरे माँ बहन की बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी उन्होंने मुझे। इसीलिए उनको करके हम लोगों ने थाने में लाया। उसके बाद लड़के 2-4 इकट्ठे हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने डंडों से और कुर्सियाँ टेबल कुर्सी, मेरे छोटे वाले बेटे कुर्सी टेबल से मारा उन्होंने। कुर्सियाँ लोहे की मेरे पास, उनसे पीछे पड़ के कुर्सियों से। सामाजिक कार्यकर्ता और गूंज संस्था की अध्यक्ष सोनिया आनंद मसूरी पहुंची, जहां सोनिया आनंद ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को नए साल का तोहफा दिया और कंबल बांटे ताकि उन्हें ठंड में थोड़ी राहत मिल सके। डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य है गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। साथ ही कहा कि वो जानते हैं कि गरीब और ज़रूरतमंद लोग कितने परेशानी में जीवन व्यतीत करते हैं। इस दौरान लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि सभी लोग गरीब और ज़रूरतमंदों की हर संभव मदद करें। प्रथम तो मैं आप सबको और पूरे प्रदेशवासियों को, सभी लोगों को, चाहे मसूरी के लोग हों या पूरे उत्तराखंड के लोगों को मैं नव वर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि इस कोरोना से हमें मुक्ति मिले और समाज में एक अच्छा कल्याण हो सबका और समाज में अच्छे काम हो। एक बात मानती हूँ कि सक्षम व्यक्ति को ज़रूर आगे बढ़ करके मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ यहाँ पर एक से एक नेता आते हैं। अभी कल ही में एक हमारी उत्तराखंड की थापली जी हैं, मैं उनका एक चीज़ सुन रही थी कि पिछले 10 सालों में गणेश जी ने क्या किया। तो गणेश जी ने तो जो भी कुछ किया या नहीं किया ये तो सारी जनता जानती है, लेकिन मैं एक सवाल और आपसे करना चाहती हूँ कि गोदावरी थापली जी ने पिछले 5 सालों में जब से वो चुनाव लड़ी हैं, आज आकर के वो विधानसभा में आ रही है, तो उन्होंने क्या किया। पौड़ी गढ़वाल में चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन स्थगित किया। चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों ने चयन समिति की बैठक न होने पर आक्रोश जताई। इस दौरान आंदोलनकारियों ने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को गुमराह किया जा रहा है। उन्हें समर्थन देने के लिए पौड़ी जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने इसका समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हमारे राज्य आंदोलनकारियों के कारण बना है और उन्हीं राज्य आंदोलनकारियों को कड़ाके की ठंड में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस बीच उन्होंने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक दिए जाने की मांग की। अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी से रामनगर विधानसभा से दावेदार हेमचंद भट्ट ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान हेमचंद भट्ट ने कहा कि 2022 में होने वाले चुनाव में रामनगर से जीत दर्ज कर विधानसभा में पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों ने रामनगर क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा की है। साथ ही इस बार अगर वो चुनाव जीतते हैं तो गरीब जनता की आवाज़ को विधानसभा में उठाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। रामनगर के हल्द्वानी स्टेट हाईवे पर सड़क हादसे में 2 बीजेपी नेताओं की दर्दनाक मौत हो गई। कोटाबाग मंडल महामंत्री जगदीश गुरव और सुमित चौहान भाजपा के विजय संकल्प यात्रा से शाम वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार उत्तराखंड परिवहन की बस ने कार सवार दोनों बीजेपी नेताओं की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है। कल दिनांक 1 जनवरी 2022 को समय करीब 16:40 बजे एक रोडवेज की बस हल्द्वानी से रामनगर की तरफ जा रही थी तथा रामनगर से 2 कार और एक मोटरसाइकिल हल्द्वानी की तरफ को आ रहे थे। 16:40 बजे करीब कमोला के पास ये आपस में भिड़ गए, जिसमें मौके पर ही 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको अस्पताल। रुड़की में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मंगलौर पुलिस ने 2 तमंचे और एक जिंदा कारतूस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने हाल ही में योजनाबद्ध तरीके से एक निजी अस्पताल में लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मौके का मुआयना कर 3 दिन में वारदात के खुलासे का निर्देश दिया था। वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस की टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को 2 तमंचा और एक जिंदा कारतूस और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया गया।
वेदांता मैटरनिटी हॉस्पिटल में एक 27 तारीख को शाम लगभग 8 बजे एक लूट की घटना का प्रयास किया गया था, जिसमें जो वहाँ के डॉक्टर हैं उनके पिता श्री रमेश चंद्र काला को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उसके उपरांत वो बदमाश वहाँ से कुछ ले नहीं जा पाए थे। ये अभियोग पंजीकृत कर बदमाशों को ढूंढने की प्रयास किए गए और इसमें पुलिस टीम गठित की गई। इसमें आज ये जो है 3 लोग पकड़े गए हैं। इसमें एक परवेश, शहजाद और अफजाल है। अफजाल वहाँ का मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इनका आपराधिक इतिहास है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेताओं की तरफ से तैयारी की जा रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सितारगंज में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर सुरेश गंगवार ने ग्राम भिटौरा में कई घोषणाएं की। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सभी गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिला रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर सुरेश गंगवार ने ग्राम भिटौरा में ईदगाह की 4 दीवारी के साथ ही लगभग 320 मीटर सीसी मार्ग बनाने की भी घोषणा की। शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे गांव में तशरीफ लाए। विधानसभा क्षेत्र है, विकास से बहुत ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र है पूरे जनपद में। यहाँ पर लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी, जो विकास होने थे वो विकास नहीं हो पाए। लेकिन मैंने जिला पंचायत के माध्यम से थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके 20 साल में जो काम किए हैं और अब जो काम कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा दिखाई देगी। ये सितारगंज क्षेत्र चंडीगढ़ के रूप में विकसित दिखाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।